कोरोना के अलावा इस साल देश टिड्डियों से भी लड़ रहा है। 28 साल बाद टिड्डियों का ऐसा हमला हुआ है। इनका प्रकोप रोकने के लिए पहली बार भारत ड्रोन से लेकर हेलीकॉप्टर तक का इस्तेमाल कर रहा है। टिड्डियों के कहर से कैसे सरकार निपट रही है, देखिए रवीश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा के हेलीपैड से टिड्डियों को मारने की मशीन से लैस हेलीकॉप्टर ने बाड़मेर के लिए उड़ान भरी। एक हेलीकॉप्टर को हरी झंडी दिखाने 2 मंत्रियों समेत दर्जन भर अमला ग्रेटर नोएडा के हेलीपैड तक पहुंचा। इस बार केंद्र सरकार को टिड्डियों के बड़े हमले का अंदेशा था, लेकिन लॉकडाउन के चलते बाहर से मशीनें नहीं आ पाईं, इसलिए हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल में कुछ देरी हुई। हम लोगों की यह भी कोशिश थी कि जो मशीन से और वाहन से उपयोग करके टिड्डी के प्रकोप को रोकना और उसे मारना, उसके अतिरिक्त भी कुछ प्रयास किए जाएं। तो उसी हाई लेवल मीटिंग के समय यह भी हुआ कि ड्रोन का भी उपयोग किया जा सकता है कि जब इस बार टिड्डी का प्रकोप हुआ तो हिंदुस्तान की सरकार ने सबसे पहले ड्रोन का उपयोग किया। रात्रि को भी ड्रोन का उपयोग कर सकें, इसकी भी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने हम लोगों को अनुमति दी और उनका उपयोग आज टिड्डी को मारने के लिए किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर का आज उपयोग शुरू हो रहा है। उधर पहली बार टिड्डियों का हमला राजस्थान और गुजरात से बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश और बिहार तक जा पहुंचा है। इसी के चलते आगरा में टिड्डियों को मारने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते बीते 2 साल से टिड्डियों का जो आतंक है वो बढ़ता जा रहा है और इस बार हमने देखा कि लगातार जो टिड्डियां हैं वो राजस्थान और गुजरात के रास्ते भारत के अंदर घुसी और उसके बाद में कई राज्य इससे प्रभावित हो गए। पहली बार इस टिड्डियों के आतंक को देखते हुए हेलीकॉप्टर और ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कृषि अधिकारियों ने दावा किया कि ड्रोन की मदद से आगरा में 70 से 80% तक टिड्डियों को मार गिराया गया है। सड़क पर भी मरी टिड्डियां हजारों की तादाद में दिखीं, जिससे आगरा के बाशिंदे भी हैरान रह गए। 4 ड्रोन लगातार इस पे कर रहे हैं। जो भी अभी टिड्डी दल ऊंचाइयों पर बैठे हैं उस पे ड्रोन द्वारा उनको मारा जा रहा है और हमने लगभग जो दल आया था इसका 70% यहाँ पे खत्म कर दिया गया है। हमने देखा उसके सुबह तो टिड्डियों का इतना जमावड़ा था कि बहुत ज्यादा, मतलब अनगिनत संख्या में जो है टिड्डियां यहाँ पे थी और यहाँ पे टहलना भी मुश्किल था। अब ये नहीं मालूम, इनका पता छोड़ नहीं है कि ये टिड्डियां कहाँ से आई, कैसे आई, लेकिन बहुत संख्या में थी। जानकार कहते हैं कि इस साल गर्मी कम पड़ने और लगातार मौसम में नमी बने रहने के चलते टिड्डियां हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हुए नई नई जगहों पर पहुंच रही हैं। ग्रेटर नोएडा से सुशील राठी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर घर जल योजना की आधारशिला रखने मंगलवार को झांसी पहुंचे और जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं की शुरुआत की। बताया जा रहा है कि ग्रामीण पाइप पेयजल योजना से 197 गांवों के 3.5 लाख ग्रामीणों की प्यास बुझेगी। मध्य प्रदेश में जो सियासी गहमा गहमी चल रही है उस खबर का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी आला कमान के बीच बैठकों का कई दौर चला, लेकिन कैबिनेट विस्तार के नामों पर अंतिम फैसला अभी भी नहीं हो सका है। लिहाजा शिवराज कैबिनेट की दूसरी विस्तार पर अभी भी सस्पेंस के बादल मंडरा रहे हैं। मंगलवार को शिवराज सिंह चौहान भोपाल लौट आए और पूरे मामले पर चुप्पी साधे रहे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राज्यों और केंद्रीय नेतृत्व के बीच नामों पर अंतिम सहमति नहीं बन पाना कैबिनेट विस्तार में देरी की वजह है। मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली से लौटे। मुख्यमंत्री आवास गए, फिर मंत्रालय में बैठक करने लगे। दिल्ली में प्रधानमंत्री समेत पार्टी के आला नेताओं से मिले। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भी बैठे, लेकिन अपने मंत्रियों की संख्या 5 से ज्यादा बढ़ा नहीं पाए। बहुत जल्दी सर, कल का जो राज्यपाल आ रही है सर, कल नहीं होगा, कल के बाद होगा।
सूत्रों के मुताबिक 22 विधायक कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए, जिसमें 18 सिंधिया समर्थक हैं। सिंधिया खेमा चाहता है उनके कोटे से 11 मंत्री इन 18 विधायकों से बने, फिर 4 बचे विधायकों को मंत्री पद दिए जाने का भी दबाव है, यानी कांग्रेस से बीजेपी में आए 15 बागी मंत्री बनेंगे, जिससे बीजेपी के वरिष्ठों में खलबली है। 2 उप मुख्यमंत्री के फॉर्मूले पर भी सवाल है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के ग्वालियर से दिल्ली सफर को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। नरोत्तम मिश्रा कमलनाथ सरकार गिराने का सूत्रधार माने जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक आला कमान इंदौर में गुटखा कारोबारी पर छापे और कुछ अधिकारियों के साथ उनके संबंधों को लेकर भी सख्त है। नाराजगी राज्यसभा चुनाव में वोटिंग में हुई गड़बड़ी से भी उपजी है। केंद्रीय नेतृत्व ने बार बार मंत्रिमंडल में कुछ खास चेहरों को तवज्जो देने पर भी सवाल उठाए हैं। संगठन नए चेहरे चाहता है, इसे लेकर सत्ता, संघ और संगठन में एक राय नहीं बन पाई है। भारतीय जनता पार्टी में निश्चित रूप से अब लगातार इस बात की मीमांसा की जा रही है और चर्चा की जा रही है कि किस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार हो। जल्दी इसका पूरा खाका सबके सामने आएगा, विस्तार होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से कांग्रेस कटघरे में खड़ रही है, पहले ये बात बता दे कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी तरह की औपचारिक दिनांक की अभी तक घोषणा नहीं करी थी। सत्ताधारी बीजेपी अपने झगड़े निपटा नहीं पा रही, उधर कांग्रेस सड़क पर उतरी है। बीजेपी को लोकतंत्र का हत्यारा बता रही है। सवाल मंत्रिमंडल गठन पर भी पूछ रही है। मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग रही है। शिवराज सिंह जी कितने पंगु मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं कि एक अपना बस्ता लिया, नाम लिए, एक दरवाजे पे, उससे दूसरे दरवाजे पे, दूसरे से तीसरे दरवाजे पे, तीसरे से चौथे दरवाजे पे, 3 महीने 4 महीने 100 दिन से ऊपर मंत्रिमंडल नहीं बना। इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है इस मध्य प्रदेश का। मैं समझता हूँ जितनी जल्दी हो मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे देना चाहिए। 24 उपचुनावों से पहले बीजेपी को दिक्कत अपने बागियों से भी है। कई पूर्व मंत्री पार्टी छोड़ने की धमकी दे रहे हैं, तो भंवर सिंह शेखावत जैसे नेता कैलाश विजयवर्गीय पर पार्टी को तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। लगभग 100 दिनों पहले मध्य प्रदेश में कमलनाथ गए, कमल की सरकार आई। अब विपक्ष को लगता है कि जिन लोगों को मंत्री नहीं बनाया जाएगा, उनसे उपजा असंतोष और उपचुनाव के बाद के नतीजे राज्य में सियासी समीकरण एक बार फिर से बदल सकते हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। लद्दाख में भारत चीन सीमा पर विवाद के बाद देश भर में चीन को लेकर गुस्सा है और अब आम लोग भी चीनी सामान के बहिष्कार को लेकर गंभीरता से सोचने लगे हैं। पटना के धर्मवीर इस विवाद से पहले चाइनीज एक्सेसरीज बेचा करते थे, तब बिक्री भी बम्पर होती थी और उनका पारिवारिक जीवन आराम से चल रहा था। लेकिन मौजूदा हालात में इन्होंने चाइनीज सामान नहीं बेचने का फैसला किया है। हालांकि तड़क भड़क वाले चाइनीज सामान की जगह भारतीय सामान काफी महंगे होने से बिक्री पर भी असर अब पड़ने लगा है। बिहार का रुख करते हैं। पीएम मोदी के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि इन्हें देश के नहीं बल्कि चुनाव की चिंता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार शाम 4 बजे देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ते लड़ते देश अनलॉक 2 में प्रवेश कर रहा है। हम उस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं जिसमें सर्दी, जुकाम, बुखार होता है। ये मामले बढ़ जाते हैं, ऐसे में सभी अपना ध्यान रखें। पीएम ने कहा कि त्योहारों का समय खर्च भी बढ़ाता है। फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक यानी नवंबर के आखिर तक कर दिया जाएगा। देश प्रदेश में अब खबर हरिद्वार से। कोरोना की दवा को लेकर अब पतंजलि के सीईओ ने कोरोनिल दवा को लेकर यू टर्न लेते हुए सफाई पेश की है। उन्होंने कहा कि ये कभी दावा नहीं किया कि कोरोनिल कोरोना को रोक सकता है या उसका इलाज कर सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोनिल के बारे में सिर्फ इतना कहा गया था कि ऐसी दवाई बनाई गई है जिसे क्लिनिकल कंट्रोल्ड ट्रायल जिसका किया गया और उससे कोरोना के मरीज ठीक हुए। इस बारे में कोई शको शुबा नहीं है। वैसे इस दवा को लेकर किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद काफी विवाद हुए और आयुष मंत्रालय ने इस पर सफाई मांगी थी। इसको बताया तो हमने दवाई के अंदर तो ये हमने कहा ही नहीं कि ये हम कोरोना को जो है।
और आज से चारधाम की यात्रा शुरू हो रही है। उत्तराखंड के चमोली जिला प्रशासन ने बद्रीनाथ में चारधाम यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बार की यात्रा को लेकर कुछ विवाद भी रहा है। कोरोना के खतरे की वजह से जिन रास्तों से यात्रा गुजरनी है वहां के लोगों ने कुछ विरोध जताया, जिसके बाद प्रदेश कांग्रेस ने भी राज्य सरकार पर यात्रा को लेकर जल्दबाजी का आरोप लगाया है। भारत में चीनी सामान के बहिष्कार के असर लगातार बढ़ता दिख रहा है। इसका असर उड़ीसा पर भी पड़ा है। एक आंकड़े के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में ही चीनी सामान के बहिष्कार को लेकर चल रही मुहिम से चीन के मोबाइल और उससे जुड़े एक्सेसरीज की बिक्री में तकरीबन 10% गिरावट दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने मंगलवार को राजौरी में पहले महिला पुलिस थाने का उद्घाटन किया। इससे पहले वो डोडा जिले में भी महिला पुलिस थाने का उद्घाटन कर चुके हैं। उनका मानना है कि महिला थाने के होने से महिलाएं अधिकारियों से सहजता से बात कर पाएंगी और उनके प्रति हो रहे गंभीर अपराधों में यकीनन इससे कमी आएगी। और अब खबर दार्जिलिंग से। लगातार तेज बारिश का असर दार्जिलिंग और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में देखा जा रहा है। दार्जिलिंग में भूस्खलन, नेशनल हाईवे 555 और दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे ट्रैक को नुकसान उससे पहुंचा है। कुर्सियांग सब डिवीजन के पगलाझोरा इलाके में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से लोगों के जीवन पर भी काफी असर पड़ा है। सदर्न रेलवे के अधिकारियों ने मंगलवार को रेलवे इंजन में लगाए गए नए सेंसर्स की जांच पंबन रेलवे पुल पर की। इसके लिए पुल पर एक हल्के इंजन को दौड़ाया गया। रामेश्वरम के इस रेलवे पुल पर इस इंजन के एक्सेलेरोमीटर की भी जांच की गई। खबर झारखंड से। भारत में तीरंदाजी के 2 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दीपिका कुमारी और अतानु दास शादी के बंधन में बंध गए हैं। दीपिका पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 और ओलंपियन हैं। दोनों ने 2013 में कोलंबिया में हुए वर्ल्ड कप में मिक्स डबल्स का कांस्य पदक जीता था। खास शादी के मौके पर रांची के मोरहाबादी स्थित बैंक्वेट हॉल को बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया गया था। कोरोना से जुड़ी पाबंदियों और एहतियात की वजह से शादी में ज्यादा लोग नहीं बुलाए गए थे। देश में क्वारंटीन सेंटरों में अव्यवस्था की कई तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से जो कहानी सामने आ रही है वो अपने आप में अनूठी है। लोगों को 14 दिन सरकारी क्वारंटीन सेंटर में रखा गया, फिर 14 दिन घर में शपथ पत्र भरवाया गया और 500 रुपए वसूले गए। जिला प्रशासन कहता है उसे जानकारी नहीं है। जनपद स्तर पर अधिकारी कह रहे हैं ये स्थानीय व्यवस्था है। छत्तीसगढ़ के बागबहारा ब्लॉक में नवाडी के रहने वाले डुगेश्वर ठाकुर मजदूरी करने ओडिशा गए। लॉकडाउन के दौरान किसी तरह वापस लौटे तो पंचायत ने 14 दिन सरकारी क्वारंटीन में रखा, फिर घर पर। आरोप है कि 2 छोटे बच्चों के नाम पर भी 500 रुपए वसूले गए। शपथ पत्र भरवाया गया। कहा गया होम क्वारंटीन की शर्तें पूरी करेंगे तो पैसे मिल जाएंगे। हम उड़ीसा गए थे काम करने, वहाँ लॉकडाउन हो गए तो कोई काम नहीं हुआ तो घर आ गए। घर आया तो गांव पर पंचायत ने क्वारंटाइन में रखा स्कूल पर। 14 दिन वहाँ रहे, उसके बाद 14 दिन घर पर रहो और एक आदमी का 500 लिया था। 14 दिन घर में रहोगे तो पैसा वापस होगा बोला, और 4 आदमी गए थे, 2 बच्चे और 2 हम। कितना पैसा लिया आपसे? 2000 लिया था। नहीं, शासकीय नियम बोला, वो अभी बंद कराया नियम बोला। छुट्टी किया, उसके बाद घर में 14 दिन रहोगे कहा है और पैसा लिया। एक आदमी का 500 2000 दे हैं, और उसके बाद खाना पीना भी घर से किए हैं। कौन लिया आपसे 500 रुपया? सरपंच सचिव इन्होंने लिया। हाँ। क्या बोला? घर में रहोगे 14 दिन नियम का पालन करोगे तो पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये शासन का नियम है बोले? हाँ ना, वैसा तो बोला नया नियम है। हम लोग बोले
वो ऐसा नहीं है, सब तो शासन दे रहा है, बाकी तुम लोग तो कुछ भी नहीं दे रहे हो। ऐसे बोले तो नहीं, पंचायत द्वारा कुछ नहीं मिलेगा। रथु यादव तो रायपुर गए थे, उनको भी पैसे देने पड़े। जसवंत बेहरा महासमंद नानी के घर गए, लौटे तो उनसे भी क्वारंटीन के नाम पर पैसे वसूल लिए गए। रायपुर से बाग बहरा आया, बाग बहरा से नावाडीह आया तो स्कूल में भर्ती कर दिया। वहाँ खाना पीना कोई व्यवस्था नहीं, लकड़ी पान की व्यवस्था नहीं, घर से मंगा के खाया। और आपसे कितना पैसा लिया गया, कैसे लिया गया? 500 लिया, 4 टाइप के। कौन लिया? सचिव सरपंच। और क्या शपथ पत्र भरवाए थे? भाई कि तुम लोग 14 दिन घर में रहोगे, उसके बाद पैसा मिलेगा। शपथ पत्र भराने के बाद मेरे से 500 रुपये लिए गए। अब कहाँ गए थे? महासमुंद। किसने लिया? सरपंच सचिव। मजे की बात यह है कि पंचायत स्तर पर लोग कह रहे हैं अधिकारियों ने आदेश दिया, अधिकारी कहते हैं स्थानीय व्यवस्था थी, जिला स्तर पर अधिकारी कहते हैं उन्हें कुछ पता ही नहीं। नोडल अधिकारी बोले हैं, सतीश दुबे हैं हमारे नोडल अधिकारी, उनके द्वारा कहा गया है होम क्वारंटाइन में शपथ पत्र बनाना है, 500 रुपये लेना है। ये स्थानीय व्यवस्था है और ये काफ़ी सफल अच्छी व्यवस्था रही, जिसके कारण होम क्वारंटाइन में रहने वाले लोग काफ़ी अच्छे से उसका पालन किए। इसकी जानकारी मुझे आपके माध्यम से ही पहली बार अभी मिली है। इसके बारे में मैं पता लगा के कि वो शपथ पत्र भरा के पैसा क्यों ले रहे हैं, इसके बारे में मैं जांच करा के बता पाऊंगा। देखिए, शासन से इस तरह कोई आदेश नहीं है, ना ही हमारी ओर से इस तरह का कोई आदेश दिया गया है। बाकी वहाँ जांच करके कि ये शपथ पत्र किस तरह का क्यों भरवाया जा रहा है, उसके बारे में ही मैं आपको विस्तार में बता पाऊंगा। सिर्फ बाग बहारा जनपद में 11,000 से अधिक प्रवासी मजदूरों को गांव वापसी पर क्वारंटीन किया गया। प्रति व्यक्ति 500 रुपये वसूले गए। पूरे राज्य में फिलहाल 21,183 क्वारंटीन सेंटर हैं, जिसमें 1,67,075 मजदूर हैं, जबकि घर क्वारंटीन सेंटर मिलाकर कुल मजदूरों का आंकड़ा है 6,42,524। मजदूरों की नौकरी गई, लॉकडाउन में फंसे रहे तो हाथ के पैसे भी गंवा दिए। गांव लौटे तो घर में रहने के लिए स्थानीय स्तर पर व्यवस्था कर ली गई, लेकिन क्या ये ठीक था, न्यायोचित था कि जो पहले से परेशान हैं उन्हें और परेशान किया जाए? जब कोई नियम या लिखित आदेश था ही नहीं तो फिर पैसों की वसूली क्यों की गई? महासमुंद से कृष्णानंद दुबे और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।